हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर और मैं हूं अंकुश ठाकुर। गाइस हम आज एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं एंड गाइस आज हम पढ़ेंगे कि ब्रिटिशर्स ने बॉम्बे जैसे एरिया को क्यों, कैसे और जो है कब कैप्चर किया। बात करें अगर महाराष्ट्र की, जो कि यहाँ पर मराठा एम्पायर इस टाइम पर एस्टेब्लिश हुआ करता था और मराठा एम्पायर को एलिमिनेट करने के बाद ही ब्रिटिशर्स ने बॉम्बे जैसे एरिया पर अपना राज जो है वो जमा पाए थे। अगर हम लोग ये चीज़ देखें कि बॉम्बे जैसे एरिया यो मराठा एम्पायर को ब्रिटिशर क्यों कब्जा करना चाहते थे, तो इसके बहुत सारे रीजंस रहते हैं, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रीज़न इसमें रहता है वो है कि यह जो महाराष्ट्रन प्लेट्यू है, ये महाराष्ट्रन प्लेट्यू बना हुआ है आपके ब्लैक सॉइल से, और ब्लैक सॉइल में कॉटन की प्रोडक्शन काफ़ी अच्छी क्वालिटी का आप कॉटन यहाँ पर उगा सकते हो। और मराठा एम्पायर जो है वहाँ से कॉटन की प्रोडक्शन काफ़ी अच्छी क्वालिटी का कॉटन यहाँ पर उगाया जाता था और ब्रिटिशर चाहते थे कि ये बेस्ट क्वालिटी का कॉटन उनको मिले। और साथ ही साथ ऐसी बहुत सारे दूसरे रीज़न भी हैं जो कि जैसे हम कहें कि ब्रिटिश जो हैं इंडिया में बंगाल पर तो अपने जो है प्रेशर, या आप कह सकते हो कि कंट्रोल कर चुके हैं उस एरिया को। मैसूर जैसे एरिया को भी वो कैप्चर कर चुके हैं। अब उनके पास बचता है महाराष्ट्र, यानी कि जो मराठा एम्पायर है उसको ख़त्म करना, क्योंकि एक इकलौता मराठा एम्पायर ही था जो उनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत का कारण बन सकता था, जो आज नहीं तो कल उनके लिए एक बहुत बड़ी थ्रेट बन सकता था। उनकी पावर को जो है वो आज नहीं तो कल थ्रेट कर सकता था। इसके चलते ब्रिटिशर्स ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की मराठा एम्पायर को ख़त्म करने की और पूरे मराठा एम्पायर को अपने कंट्रोल में लाने की। हालांकि मराठा एम्पायर को इतने जल्दी ख़त्म करना पॉसिबल नहीं था, लेकिन ब्रिटिशर्स को जल्द ही एक चीज़ का एहसास ये हुआ कि मराठा जो एम्पायर है उसके अंदर पावर को लेकर वहाँ के खुद के जो लोकल चीफ्स थे उनके बीच में जो है टसल शुरू हो गई थी, कन्फ्लिक्ट शुरू हो गई थी। हर कोई वहाँ पेशवा बनना चाहता था। मराठा एम्पायर की अगर हम बात करें तो जो उसका हेड होता था उसको पेशवा कहते थे। पेशवा के अंदर अलग अलग चीफ जो हैं वो रूल हुआ करते थे। जब पेशवा ही वहाँ पर जो पेशवा की पोस्ट थी उसके लिए लगातार वहाँ पर जो है कन्फ्लिक्ट चलती रहती थी रूलर्स के बीच में कि नेक्स्ट पेशवा कौन होगा, जिसका कि भरपूर फायदा जो है वो ब्रिटिशर्स ने उठाया। इंटरनल डिस्टरबेंस जो है वो भी कहीं ना कहीं एक रीज़न बना मराठा एम्पायर की डिक्लाइनेशन में। तो क्या हुआ, कैसे हुआ, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, ये सब चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो लेक्चर में बताने जाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं गाइस आज की क्लास, और आज हम पढ़ेंगे बॉम्बे के बारे में। तो देखिए, ब्रिटिशर्स वर अफ्रेड, जैसा कि मैंने आपको बोला कि मराठा की लगातार जिस तरीके से मराठा की पावर बढ़ रही है उससे ब्रिटिशर काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे, ठीक है। और दे वुड इवेंचुअली पोज द थ्रेट टू ब्रिटिश इंटरेस्ट इन इंडिया। और कहीं ना कहीं ये मराठा एम्पायर ब्रिटिशर के इंटरेस्ट पर एक बहुत बड़ा विषय था, चिंता का विषय था, और वो जल्द से जल्द इस टेंशन से दूर होना चाहते थे। इन एडिशन इसके साथ हम देखते हैं ब्रिटिश वर एजर टू सिक्योर कंट्रोल ओवर द लुक्रेटिव ट्रेड रूट्स इन इंडिया एंड दे सॉ डिफीटिंग द मराठास एज अ वे टू अचीव दिस गोल। वो एक ट्रेड रूट भी एस्टेब्लिश करना चाहते थे, बिकॉज बॉम्बे पोर्ट से अगर हम बात करें तो काफ़ी चीज़ें जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ करती थी, और वो चाहते थे कि ये भी हमारे पास आए, जिससे हमारा जो ट्रेड रूट है वो और भी ज़्यादा डेवलप हो जाएगा और हम काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट जो है यहाँ से कमा सकेंगे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये सब जो है ये पोर्ट सिटीज़ हुआ करती थी, और ये पोर्ट सिटीज़ किसी आईटी सिटी से कम नहीं थी उस टाइम के, तो इसलिए ब्रिटिशर्स इनको कैप्चर करना चाहते थे। मराठास को कैप्चर करने के लिए ब्रिटिशर्स ने बहुत सारी वॉर्स लड़ी हैं, जिनको हम लोग आज एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो जिसमें सबसे पहला नाम आता है एंग्लो मराठा वॉर, दैट इज फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। पहली एंग्लो मराठा वॉर जो हुई है वो हुई है 1775 से लेकर 1782 के बीच में। क्या हुआ था इसमें, देखिए, द थर्ड पेशवा बालाजी बाजीराव डाइड इन 1761। 1761 में बालाजी जो हैं इनकी डेथ हो जाती है, बालाजी बाजीराव जो है इनकी डेथ हो जाती है।
इनके डेथ के बाद, इनकी डेथ क्यों हुई? क्योंकि इन्होंने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है वो हार ली थी और इस शौक से उनकी मृत्यु जो है वो हो गई थी। इनके बाद इनके बेटे जो थे, जिनका नाम था माधवराव फर्स्ट जो हैं वो पेशवा बने मराठा अंपायर के। माधवराव की अगर मैं आपको बताऊं तो एबल टू रिकवर सम ऑफ द मराठास पावर एंड टेरिटरीज व्हिच दे हैव लॉस्ट इन द बैटल ऑफ पानीपत। माधवराव का एक ही इंटेंशन था कि उन्होंने जो बैटल में वो अपनी टेरिटरी गंवाई थी, उस टेरिटरी को वापस लिया जाए, जो भी जैसे भी कैसे करके अपनी जो मराठा पावर है उसको दोबारा से उसी पोजीशन पर लाना जो उनके फादर के टाइम पर हुआ करती थी। इस उम्मीद के साथ उन्होंने क्या किया, यहां पर बहुत सारी वॉर्स लड़ी। इंग्लिश जो हैं, जो अंग्रेज हैं, दे वर अवेयर द ग्रोइंग मराठा पावर, और अंग्रेज भी कहीं ना कहीं पूरा इस चीज से उनको नॉलेज था कि मराठा जो हैं वो दिन ब दिन जो है एक पावरफुल एम्पायर बनता जा रहा है, और आज नहीं तो कल ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी विषय का, चिंता का विषय या एक बहुत बड़ी थ्रेट जो है वो बन सकता है। इसलिए इनको एलिमिनेट करना बहुत जरूरी है। सो दे स्टार्ट इंडल्जिंग द इंटरनल अफेयर ऑफ द मराठा एम्पायर। और मराठा एम्पायर खुद में ही एक अनस्टेबल एम्पायर था, क्योंकि यहां पर हमेशा पेशवा को लेकर कन्फ्लिक्ट जो है वो होते थे। हमेशा यहां पर एक रेस लगी हुई होती थी कि नेक्स्ट एक पेशवा मरने के बाद दूसरा पेशवा कौन आएगा। और ये जो शुरुआत, जो ये पीक, ये पेशवा को लेकर जो रिप्लेसमेंट हुई थी, इसका जो पीक लेवल देखा गया वो देखा गया जब माधवराव की जो है वो डेथ हो जाती है। माधवराव के मरने के बाद जो पावर को लेकर यहां पर चल रही था कैंप के नेक्स्ट पेशवा कौन होगा, तो इसको लेकर यहां पर टसल जो है वो शुरू हो गई। इनके भाई जो थे नारायण राव जो हैं वो अब नए पेशवा बनना चाहते थे, बिकम द पेशवा, वो बने भी, लेकिन इनके जो अंकल थे जिनका नाम था रघुनाथ राव, वो चाहते थे कि वो पेशवा बने मराठा के। अब इन दोनों के बीच में रेस शुरू हो गई कि हालांकि यहाँ पर नारायण राव जो हैं वो जो हैं बने यहाँ पर मराठा के पेशवा, लेकिन रघुनाथ राव जो हैं वो चाहते थे कि वो जो हैं वो क्या बने, इसके पेशवा बने। जिसके लिए रघुनाथ राव ने क्या किया, अंग्रेजों की मदद ली कि आप मेरी मदद कीजिए और बदले में आप जो मेरे से डिमांड करोगे मैं उस चीज़ को पूरा भी करूंगा, आप मेरी मदद कीजिए ताकि मैं नारायण राव को पेशवा शिप से या पेशवा की गद्दी से हटा दूं, मैं वहां का पेशवा बनूं, तो जो भी हम लोगों के बीच में होगा मैं आपके लिए हमेशा मैं आपके अंडर ही रहूंगा। तो यही तो चीज़ ब्रिटिशर चाहते थे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने उन जो रघुनाथ राव थे उनके साथ एक ट्रीटी साइन की, जिसको आप कहते हो ट्रीटी ऑफ सूरत, जो साइन हुई है 1775 में, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग क्या था, रघुनाथ राव जो हैं वो सैलसटे और बैसिन वाला जो एरिया है वो इंग्लिश को दे देंगे, और साथ ही साथ ब्रिटिशर्स उनको इन रिटर्न में 2500 सोल्जर्स देंगे लड़ने के लिए, कि आप हमसे 2500 सोल्जर्स ले जाओ, बदले में आप हमें क्या दोगे, दो चीजें, दो जगहें जो हैं वो हमें आप दे दोगे। और ऐसा हो भी गया भाई साहब। जब ये चीज हो गई उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश एंड द आर्मी ऑफ रघुनाथ राव अटैक द पेशवा, इन्होंने पेशवर पर अटैक किया और जीत हासिल की, और ये जीत भी गए। उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश कैलकाटा काउंसिल जो थी अंडर वॉरेन हेस्टिंग, जो उस टाइम पर उसके हेड थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस ट्रीटी को कैंसिल किया। उन्होंने कहा कि ये ट्रीटी ऑफ सूरत जो है वो सही चीज नहीं है, इसमें कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। और उन्होंने क्या किया, ट्रीटी ऑफ पुरंदर जो है वो साइन की 1776 में, और ये किसके किसके बीच में हुई, कलकत्ता काउंसिल और नाना जो है फैदवीज के बीच में, जो मराठा के मिनिस्टर थे। यहां पर देखिए, जो रघुनाथ राव के साथ ट्रीटी हुई थी उसको कैंसिल कर दिया गया। रघुनाथ राव ने जो काम करना था उसने कर दिया, उसने सोचा कि मैं पेशवा बनूंगा, लेकिन वो पेशवा नहीं बने। यहां पर एक और ट्रीटी अंग्रेजों ने मिनिस्टर ऑफ द, जो मराठा के मिनिस्टर थे उनके साथ, नाना फैदवीज के साथ जो है उन्होंने एक और ट्रीटी साइन की। इसके अकॉर्डिंग क्या था कि रघुनाथ राव को पेंशन पे दिया जाएगा। इन्होंने इस ट्रीटी में कहा कि रघुनाथ राव पेंशन पर चले जाएंगे, वो कोई पेशवा वेशवा नहीं बनेंगे, बल्कि उनको पेंशन दी जाएगी। और सैलसटे वाज रिटेन बाय द ब्रिटिशर्स, और जो सैलसटे जो था उसको रिटेन कर दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा।
बट ब्रिटिशर एस्टेब्लिशमेंट एट बॉम्बे, लेकिन हम बॉम्बे आपको पता है कि ऑलरेडी ब्रिटिशर्स के पास था। बॉम्बे वाला जो एरिया है, मींस अगर आप मैप पर देखो तो कोस्टल एरिया थोड़ा सा इनके पास था। दिस वन इज बॉम्बे, और मराठा एम्पायर कहीं यहां से स्टार्ट होता था इस तरीके से, ऐसे आप देखोगे तो बॉम्बे ऑलरेडी ब्रिटिशर्स के पास था, जो उन्होंने एज अ डाउरी आपको पता है पहले से ही पोर्तुगीज से ले लिया हुआ था। तो ये लोग बॉम्बे में थे और इन लोगों ने बॉम्बे में बैठकर इन सब ट्रीटीज का खुलकर उल्लंघन किया। इन्होंने किसी भी ट्रीटी को फॉलो अप नहीं किया। जो भी ट्रीटी साइन होती थी उसके अंदर जो भी बातें होती थी ब्रिटिशर उनको नहीं मानते थे। ऑन द अदर हैंड इंडियंस जो है वो पूरे स्टैटिक तरीके से, या पूरे आप कह सकते हो कि श्रद्धापूर्वक जो है उस ट्रीटी का जो है उसको मानते थे, लेकिन अंग्रेज उसको नहीं मानते थे। वायलेटेड दिस ट्रीटी एंड शेल्टर रघुनाथ राव। इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने कहा कि रघुनाथ राव आप हमारे पास आ जाओ, जो कि इसने ऐसा नहीं सोचा था। इसने कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको पेंशन पर भेज दो, उसको मत करो। इन 1777, ठीक है, 1777 में नाना फैदवी जो थे वेंट अगेंस्ट दिस ट्रीटी विद द कैलकाटा काउंसिल एंड ग्रांटेड अ पोर्ट ऑन द वेस्ट कोस्ट टू द फ्रेंच। जब ऐसा हुआ तो नाना फैदवी जो मिनिस्टर थे पेशवा के, उनको गुस्सा आया। उन्होंने कहा ठीक है, ब्रिटिशर्स आप मेरी मदद नहीं करते हो तो कोई बात नहीं है, मैं फ्रेंच की मदद लूंगा। और इसने क्या कर दिया, इसने जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट था, कहां पर गाइज, ये देखिए आपका वेस्ट पोस्ट जो था इंडिया, वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया जो था, वो बॉम्बे जो के पास जो पोर्ट था वो इन्होंने फ्रेंच को दे दिया, जो ब्रिटिशर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आया था, क्योंकि ब्रिटिशर और फ्रेंच की आपको पता है पहले से ही नहीं बनती थी। यहाँ पर ब्रिटिशर चाहते थे कि वो सबसे ज़्यादा पावरफुल रहे और कोई फ्रेंच की मदद करे ये वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, और यहाँ पर इन्होंने सेम वही किया। अब यहाँ पर अंग्रेज अगेन खिलाफ हो गए कि भाई साहब तेरे साथ हमने ट्रीटी की थी, तू कैसे इस ट्रीटी का उल्लंघन कर सकता है, तू जो है फ्रेंच के पास कैसे जा सकता है। जिसकी वजह से क्या हो गया, दिस लेड टू, जिसकी वजह से क्या हुआ, दिस लेड टू ब्रिटिश टू एडवांस फोर्स टुवर्ड्स पुणे। इसकी वजह से क्या होगा, ब्रिटिशर्स ने अपनी आर्मी को पूना की तरफ भेजना स्टार्ट कर दिया कि वहां पर अटैक करेंगे और पूना को जो है जल्दी से जल्दी अपने कंट्रोल में ले लेंगे। देयर वॉज अ बैटल एट वॉडेंगन, और वॉडेंगन में एक वॉर हुई नियर पुणे के पास एक जगह है वॉडेंगन, वहां पर ये वॉर हुई, इन विच जिसके अंदर मराठास जो हैं अंडर महादीज शिंदे के सिक्योर डिसेसिव विक्ट्री, उनको विक्ट्री मिली ओवर द इंग्लिश, और इंग्लिश वहां पर हार गए। और जो मराठा एम्पायर के जो आप देख सकते हो यहाँ पर जिस भी कमांडर के अंडर ये लड़ाई हो रही थी वो जीत गए। और यहां पर एक ट्रीटी साइन हुई, जिस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ वॉडेंगन, जो हुई है 1779 में। अब ऑब्वियसली मराठा जीतेगा तो वो भी तो ट्रीटी साइन करेगा, और इस ट्रीटी में क्या किया गया, इस ट्रीटी में जो है कुछ एरिया जो है वो ब्रिटिशर्स ने इनको वापस कर दिए। भाई साहब यहां से आगे क्या होता है, अब यहां पर इसके बाद हम देखते हैं कि सीरीज ऑफ बैटल जो है एंड हो गई, एट विच द ट्रीटी ऑफ सैलबाई वाज साइंड इन 1782। दिस एंडेड द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। और इसके बाद भी बहुत सारी छोटी छोटी लड़ाइयां हुई, और आखिरकार लड़ाइयों का जब कोई हल निकल कर नहीं आया तो फाइनली ट्रीटी ऑफ सैलबाई, जो काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी पूछी गई है, जो 1782 को साइन हुई थी, इसके तहत फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो है उसको एंड कर दिया गया, कि कहा गया कि जो भी रिजल्ट था उसको हम खत्म करेंगे एंड ऑल दैट, हम लोग अब वॉर में नहीं जाएंगे। तो ओवरऑल अगर हम ये देखें कि रिजल्ट निकल कर क्या आया इस मराठा वॉर का, तो सबसे पहले इसमें क्या हुआ, इसमें सबसे पहले जो सालसेटे और ब्रोच वाला एरिया था उसको रिटेन कर दिया गया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि इट ऑल्सो ऑब्टेन अ गारंटी फ्रॉम द मराठास दैट दे वुड रिटेक देयर पोजेशन इन द डेक्कन फ्रॉम हैदर अली ऑफ मैसूर। और साथ ही साथ ब्रिटिशर्स ने यह भी कहा कि आप हमारी मदद करो, अभी हम मैसूर को पर अटैक करेंगे, जो हमने लास्ट वीडियो में आने आपको पढ़ी थी ना, मराठा सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटिशर्स को, किस लिए, क्योंकि उनके साथ ब्रिटिशर ने वादा किया था कि आप हमारी मदद करो, अगर हम टीपू सुल्तान को खत्म करेंगे तो हम उसका कुछ एरिया जो है वो आपको देंगे भी भाई साहब। और ऐसा हुआ भी, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा भी था इसके बारे में। मराठास ऑल्सो प्रॉमिस दैट दे वुड नॉट ग्रांट एनी मोर टेरिटरीज टू द फ्रेंच, और बदले में यह भी कहा गया कि हम अब आज के बाद फ्रेंच को कोई भी
टेरिटरी जो है इंडिया में नहीं देंगे, जो देंगे आपको देंगे, आपके साथ डील करेंगे, फ्रेंच के साथ हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। ये भी इस ट्रीटी में कहा गया। उसके बाद हम देखते हैं कि रघुनाथ राव को रिसीव किया गया कि आपको हर साल 3 लाख पेंशन जो है वो मिलेगी, सालाना पेंशन, महीने का जो भी बनता है उसके अकॉर्डिंग हम आपको 3 लाख पूरे साल का देंगे। ऑल टेरिटरीज जो ब्रिटिशर्स ने ली थी ट्रीटी ऑफ पुरंदर के द्वारा वर सीडेड बैक टू द मराठास। जितनी भी ट्रीटीज यहाँ पर जितनी भी टेरिटरीज ब्रिटिशर्स ने ली थी मराठास, उन सबको उनको वापस दे दिया गया। और इंग्लिश ने एक्सेप्ट किया कि माधव राव सेकंड जो हैं, जो सन ऑफ नारायण राव हैं, उनको जो है वो पेशवा बना दिया जाएगा। भाई साहब ये रिजल्ट निकल कर आया फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर का। लेकिन यहां पर जो है वो बात खत्म नहीं होती है, यहां से बात जो है और ज्यादा आगे बढ़ी। और अब कुछ टाइम के बाद हम लोग देखते हैं कि सेकंड एंग्लो मराठा वॉर भी यहां पर हुई। अब सेकंड एंग्लो मराठा वॉर के पीछे का रीजन क्या है? सबसे पहले इसकी डेट याद रखिएगा, 1803 से लेकर 1805 तक जो है, इस इन बिटवीन 2 इयर्स जो है सेकंड एंग्लो मराठा वॉर लड़ी गई। After Tipu Sultan's Mysore was captured by Britisher in 1799, 1799 में मैसूर को कैप्चर किया गया टीपू सुल्तान को मारने के बाद। मराठा वर द ओनली मेजर इंडियन पावर्स लेफ्ट आउटसाइड फॉर ब्रिटिश डोमिनेशन। अब इंडिया में टीपू सुल्तान ही था जो एक चैलेंजिंग फोर्स था ब्रिटिशर्स के लिए। अब उसके मरने के बाद एक मराठा एम्पायर ही था जो बहुत बड़ी डोमिनेशन, या आप कह सकते हो कि ब्रिटिश डोमिनेशन को थ्रेट कर सकता था। एट दैट टाइम, उस टाइम पर मराठा कॉन्फेडरेसी जो थी कंसिस्टेड ऑफ 5 मेजर चीफ। क्या होता था कि 5 मेजर चीफ होते थे, ऐसे करके आप याद रख सकते हो, ऐसे करके ये 5 मेजर चीफ होते थे, ठीक है। और इन चीफ के ऊपर जो होता था उसको हम कहते थे पेशवा। इसका जो हेड होता था वो पेशवा होता था। तो पेशवा इन सब के ऊपर रूल करता था, जिसमें द पेशवा एट पूना पर होता था, गायकवाड़ जो होते थे वो बड़ौदा में होते थे, एंड होलाकर इन इंदौर, एंड सचिनंदाज इन ग्वालियर, एंड द भोसले इन द नागपुर। ये अलग अलग लोग हैं जो अलग अलग एरिया में रहते थे और एक ही पेशवा के अंडर ये रूल होते थे। There was internal squabbles among themselves। अक्सर इनके बीच में क्वेल्स जो हैं या लड़ाइयां जो हैं वो देखी रहती थी। किस बात को लेकर? अगेन वही पेशवा को लेकर कि नेक्स्ट पेशवा कौन होगा, या हो सकता है ये लोग इंडिपेंडेंस लेना चाहते हो, या ऐसे बहुत सारे रीजंस बन सकते हैं इनके लड़ने के। अब यहां पर बाजीराव सेकंड आ जाते हैं जो रघुनाथ राव के बेटे थे। Was installed as the पेशवा आफ्टर द डेथ ऑफ माधव राव सेकंड। अब माधव राव को जो इससे पहले हमने देखा कि इनको माधव राव को जो है पेशवा बना दिया गया था। इनके मरने के बाद क्या कहा गया कि बाजीराव सेकंड जो है इनको जो है वो क्या बना दिया जाएगा, पेशवा बना दिया जाएगा। In the Battle of Pune in 1802, यशवंत राव होलेकर, the chief of the होलेकर, इंदौर defeated the पेशवाज and the सचिनंद। अब देखो ये आपस में ही लड़ रहे हैं। आपस में क्यों लड़ रहे हैं भाई साहब? हमें क्या चाहिए? पेशवा बनना है। तो यहां पर क्या होगा? बैटल ऑफ पुणे हो जाती है। बैटल ऑफ पुणे 1802 में होती है, जहां पर यशवंत राव होलेकर जो है वो एक चीफ थे, वो क्या कर देते हैं? पेशवा को हरा देते हैं और सचिनंद को भी हरा देते हैं। किस लिए? कि वो जो है वो राजा बनेंगे। यहां पर अगेन जो बाजीराव सेकंड है वो चले जाते हैं ब्रिटिशर प्रोटेक्शन लेने के लिए, एंड साइन द ट्रीटी ऑफ बैसन विद देम। और उनके पास जाते हैं और मदद की पुकार करते हैं कि आप मेरी मदद करो, मेरे जो यहां पर अटैक्स हो रहे हैं, तो आप मुझे प्रोटेक्शन दो, बदले में आप एक ट्रीटी करते हैं। तो वहां पर एक ट्रीटी साइन हुई जिसको आप कहते हो ट्रीटी ऑफ बैसन। एज पर दिस ट्रीटी, इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या होगा? ही सीसेडेड टेरिटरी टू ब्रिटिश एंड एग्रीड टू द मेंटेनेंस ऑफ ब्रिटिश ट्रूप्स देयर। इसने क्या कहा कि सबसे पहले तो हम आपसे कुछ डिमांड करेंगे, कुछ लैंड का पार्ट है वो आप हमें देंगे, साथ ही साथ जो आपका मराठा एम्पायर है वहां पर आप लोग जो है वो ब्रिटिश सोल्जर्स को एंट्री दोगे, कि आपके एम्पायर में हमेशा आपकी आर्मी में ब्रिटिश सोल्जर्स भी रहेंगे। तो ये इस ट्रीटी में जो है ये बात कर दी गई। तो देखिए ब्रिटिशर्स ने फिर से एक बार डिफरेंट तरीके से इस एम्पायर में घुसने का जो है वो निर्णय जो है वो ले लिया। सचिनंद एंड भोसले डिड नॉट एक्सेप्ट दिस ट्रीटी, जबकि सचिनंद और भोसले इस ट्रीटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, एंड दिस कॉज द सेकंड एंग्लो मराठा वॉर इन द सेंट्रल इंडिया इन 1803। और इसके चलते जब ब्रिटिशर्स ने यह कहा कि आप सबको ये ट्रीटी माननी पड़ेगी, तो इन्होंने कहा नहीं भाई साहब, हम इस ट्रीटी को नहीं मानते हैं, हम इस ट्रीटी को फॉलो अप नहीं करेंगे। और यहीं से शुरुआत हुई सेकंड एंग्लो मराठा वॉर की।
अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें ये जो 5 के 5 चीफ है ना, ये खाली पेशवा को नहीं अपने कंट्रोल में लाएंगे, इन ब्रिटिशर्स के लिए कंट्रोल करना होगा इन पांचों को। अब ये क्या करेंगे, इन पांचों के साथ लड़ेंगे और इन पांचों के साथ अलग अलग ट्रीटी साइन करके इनको कंट्रोल में ले लेंगे। तो देखो यहां पर क्या हो गया, बाद में हमने देखा कि भाई साहब यहां पर सचिनंद और भोंसले तो ऑलरेडी ब्रिटिशर्स के खिलाफ है, इनके साथ होलेकर भी मिल गया, कहता है कि भाई साहब मैं भी तुम्हें सपोर्ट करूंगा, मैं भी इसके साथ हूं। तो ये सब जो है बैटल में आगे और एट अ लेटर स्टेज में ये सारे के सारे सेकंड एंग्लो मराठा वॉर में ब्रिटिशर्स से लड़ रहे हैं। तो एक तरफ ब्रिटिशर्स है और एक तरफ ये तीन लोग हैं, कौन कौन, सचिनंद, भोंसले और होलाकर। पेशवा तो ऑलरेडी ब्रिटिशर के पास में ही होगा। अब रिजल्ट निकल कर क्या आया इस सेकंड एंग्लो मराठा वॉर में, इसमें क्या क्या रिजल्ट निकल कर आया, तो इसमें सबसे पहले ऑल द मराठा फोर्सेस वर डिफीटेड बाय द ब्रिटिश इन द बैटल। अब जितनी भी बैटल्स इनके साथ हुई उस सब बैटल में इन सब को ब्रिटिशर्स ने एक एक करके हरा दिया भाई साहब। जब हरा दिया तो अब क्या करें, तो यहां पर क्या है, सचिनंद को कहा गया कि आप, अंग्रेजों ने कहा कि आप हमारे साथ ट्रीटी ऑफ सुरजी अंजनगौन करेंगे, जो 1803 में हुई, through which the British got the territories of Rohtak, Ganga Yamuna Doab, Gurgaon, Delhi, Agra region, Broch, some district in Gujarat and part of Bundelkhand and Ahmednagar fort। ये सारा का सारा इस ट्रीटी के अंडर ब्रिटिशर्स ने ले लिया और यहां से सचिनंद हो गए वीक और उनको कर दिया इन्होंने आउट। उसके बाद इन्होंने ट्रीटी ऑफ देवगन जो है 1803 में ही किसके साथ साइन की गाइस, भोंसले के साथ। और भोंसले को क्या कहा कि एज पर दिस इंग्लिश एक्वायर्ड द कटक, बालासोर एंड द वेस्ट ऑफ द वर्धा रिवर। ये वाला एरिया भी अंग्रेजों ने इनसे लिया। देख रहे हो आप कितने बड़े बड़े एरिया ब्रिटिशर्स इनसे लेते जा रहे हैं। और होलेकर के साथ इन्होंने ट्रीटी ऑफ राजघाट जो है वो साइन की 1805 में, जिसमें टू विच दे गिव टोंक, बूंदी एंड रामापुर टू द ब्रिटिशर्स। तो हर एक ने अलग अलग लड़ा और हर कोई क्या है, हर एक ट्रीटी के अंडर सब कुछ जो है वो ब्रिटिशर्स को दे रहा है। एज द वॉर as the result of the war, large part of the central and some come under the British control। तो लगभग ब्रिटिशर्स ने आधे से ज्यादा सेंट्रल इंडिया और आधे से ज्यादा मराठा एम्पायर को अपने कब्जे में ले लिया, जो उनका मकसद चल रहा था, जो उनके दिमाग में शुरू से बात चल रही थी कि जैसे भी करके मराठा एम्पायर को बढ़ने से रोक दिया जाए, और ऐसा हुआ भाई साहब। अब इसके बाद क्या होता है, अब ये सब जब हुआ, जब सारी टेरिटरी चली गई, तो गाइस फिर उसके बाद क्या आता है, समय आता है 1817 से लेकर 1818 तक। ये वो टाइम था जब ब्रिटिश एम्पायर जो है इंडिया में मराठा एम्पायर को पूरे तरीके से निस्तो नाबूद कर चुका है, उसको पूरा खत्म कर चुका है। अब यहां पर क्या होगा, लेकिन मराठा एम्पायर ने फिर से एक बार आखिरी कोशिश की कि क्या अगर वो जितनी भी टेरिटरी जो सचिनंद, भोंसले, होलकर ने जो खो दी हैं, उनको कैप्चर करने के लिए, दोबारा से उनको जोड़ने के लिए इन्होंने लास्ट अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, और वो की इन्होंने, वही बनी थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। देखिए 1817 से लेकर 1818 तक ये हुई। आफ्टर द सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, मराठास मेड वन लास्ट अटेम्प्ट टू रिबिल्ड देयर ओल्ड prestigious, they want to retake all their old possession from the English। वो कोशिश कर रहे थे कि एक बार हम फिर से अपनी तरफ से कोशिश करें, so that हम लोग क्या करें, हम लोग पूरे तरीके से इसको अपने कब्जे में ले लें। They were also unhappy with the British resident interference in their internal matters। साथ ही साथ इन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं था, ये लोग यही चाह रहे थे कि ब्रिटिशर हमारे इंटरनल अफेयर में भी आकर घुस रहे हैं। इनको ये नहीं पता था कि इन्होंने पहले से खुद से इन्वाइट किया, अब यही ब्रिटिशर उनके लिए सरदर्द बन रहे हैं। एंड द चीफ रीजन फॉर दिस वॉर वॉज द ब्रिटिश कन्फ्लिक्ट विद द पिंडारीज। और यहां पर जो चीफ रीजन था इस वॉर का वो ये था कि ब्रिटिश जो हैं वो पिंडारीज के साथ कन्फ्लिक्ट में थे। वोम द ब्रिटिशर्स सस्पेक्टेड वर बीइंग प्रोटेक्टेड बाय द मराठास। और ब्रिटिशर्स को ऐसा लगता है कि जो पिंडारीज हैं जो उस टाइम पर अटैक करते थे, और पिंडारी जो हैं वो मराठा उनको सपोर्ट करते हैं। मराठा चीफ पेशवा बाजीराव सेकंड, देखो महलाराव होलाकर एंड माधोजी सेकंड भोंसले फॉर्ज्ड अ यूनाइटेड फ्रंट अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो ये सारे के सारे मिलकर अब ब्रिटिशर के साथ लड़ रहे हैं। दौलतराव शिंदे द फोर्थ मेजर मराठा चीफ वाज प्रेशराइज्ड डिप्लोमेटिकली टू स्टे अवे। और जो फोर्थ मराठा चीफ थे जिनका नाम था दौलतराव शिंदे, उनको ब्रिटिशर ने प्रेशराइज किया कि तुम इस वॉर में मत आना, अगर तुम इस वॉर में आ गए तो तुम्हारा हम लोग
सब कुछ खत्म कर देंगे। तो ये डर के मारे जो है इस वॉर में नहीं आया। बट द ब्रिटिश विक्ट्री वॉज स्विफ्ट, और यहां पर जो विक्ट्री थी ब्रिटिशर्स की वो स्विफ्ट थी। उन्होंने एक ही ब्लो में इन सबको हरा दिया, और जो एंटायर मराठा एम्पायर था वो भाई साहब किसके पास आ गया, वो आ गया भाई साहब किसके पास, ब्रिटिशर के पास। तो अगेन अगर हम इस वॉर के रिजल्ट देखें तो रिजल्ट यही है, द ट्रीटी ऑफ ग्वालियर साइन हुई इसमें, ठीक है, वॉज साइंड इन 1718 बिटवीन द शिंदे एंड द ब्रिटिशर्स के बीच में ये साइन हुई थी। इवन दो ही हैड नॉट बीन इन्वॉल्व इन दिस वॉर, एज पर दिस ट्रीटी शिंदे गेव अप राजस्थान टू द ब्रिटिशर्स। यहां पर यह कहा गया कि आप जो हैं वो राजस्थान हमें दे दोगे। राजाज ऑफ द राजपूताना रिमेन द प्रिंसली स्टेट्स टिल 1947 तक ये प्रिंसली स्टेट्स ही बनी रही। यहां पर कोई किंग नहीं था, यहां प्रिंस ही रहते थे। आफ्टर एक्सेप्टिंग द ब्रिटिश सॉवरेनिटी, और इन्होंने ब्रिटिश सॉवरेनिटी को भी एक्सेप्ट किया। उसके बाद ट्रीटी ऑफ जो है मंदसौर जो है हुई, was signed between British and the Holeker chief in 1818 and infant was placed on the throne under the British government। इन्होंने उसके बेटे, छोटे बेटे को जो है, एक छोटा बच्चा था उसको वहां का राजा बनाया, प्रिंस बनाया, और उसको कहा कि ये किसकी नजर में रहेगा, ये ब्रिटिश गाइडेंस में ही जो है वो रहेगा। पेशवा सरेंडर इन 1888, 1818 में पेशवा ने सरेंडर कर दिया, एंड ही वाज डिथ्रोन्ड एंड पेंशनड ऑफ टू अ स्मॉल एस्टेट इन बेतुर, और उनको बेतुर डिस्ट्रिक्ट भेज दिया गया कि आपके बाद आपका बेतुर में ही ये जो डिस्ट्रिक्ट है इधर के आप राजा हो, और जो आपकी एम्पायर था पूरा का पूरा वो अब हम संभालेंगे। और कहां पर, कानपुर में। मोस्ट पार्ट ऑफ हिज टेरिटरी बिकम द पार्ट ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी, और फिर जो बॉम्बे इनके पास था इन्होंने उस पूरे को पार्ट को जो है वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में कन्वर्ट कर दिया। हिज अडॉप्टेड सन नाना साहिब बिकम वन ऑफ द लीडर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन कानपुर। ये क्यों बने थे, क्योंकि देखो यहां पर इनके जो पापा थे दैट इज पेशवा बाजीराव, इनको क्या कहा गया था कि हम आपको पेंशन पर भेज रहे हैं, लेकिन जब ये इनके जो ये सन थे अडॉप्टेड थे, इनको इनकी पेंशन देने से मना कर दिया गया कि आप अडॉप्टेड बच्चे हो उनके, अगर आप नेचुरल हायर होते तो हम आपको पेंशन देंगे, लेकिन आप तो अडॉप्टेड हो, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये कहती है कि अडॉप्टेड सन तो रहेगा नहीं, इसलिए ये रिवोल्ट में हिस्सा लेंगे। आगे चलेंगे उसको पढ़ेंगे हम लोग, रिवोल्ट में पढ़ेंगे। टेरिटरीज annexed from the Pindaris become the central province under the British India, और जो सेंट्रल वाला हिस्सा था जहां पर पिंडारीज को हराया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, उसको सेंट्रल इंडिया का पार्ट बनाया गया। तो देखो बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मैड्रास प्रेसिडेंसी एंड देन बंगाल प्रेसिडेंसी, और बीच में जो बचा वो था सेंट्रल प्रोविनेंस। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दिस वॉर लेड टू द एंड ऑफ मराठा एम्पायर, खत्म हो गया, ऑल द मराठा पावर सरेंडर टू द ब्रिटिशर्स, एंड एन obscure descendant of the छत्रपति शिवाजी was placed as the ceremonial head of the Maratha Confederacy at सितारा। और मराठा जो छत्रपति शिवाजी थे उनके कुछ डिसेंडेंट थे आगे चलकर, उनको जो है वो सर्मोनियल हेड, सिर्फ नाम का हेड बनाया गया मराठा का, बाकी सारी पावर जो है वो ब्रिटिशर के पास थी। दिस वाज द लास्ट मेजर वॉर फॉट एंड वन बाय द ब्रिटिशर्स, ये सबसे बड़ी वॉर थी जो ब्रिटिशर्स ने जीती थी और खत्म कर दिया था सबको। विद दिस द ब्रिटिश कंट्रोल मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया बेरिंग पंजाब सिंध डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और फिर बात करें पंजाब और सिंध की, तो यहां पर उन्होंने या तो डायरेक्ट गए हैं वो, या तो इनडायरेक्टली उस एरिया को इन्होंने अपने कब्जे में लेकर उसको रूल करना स्टार्ट कर दिया था। तो इस तरीके से गाइस ब्रिटिशर्स ने मराठा एम्पायर को भी निस्तो नाबूद कर दिया, खत्म कर दिया, और उस एम्पायर को अपने पार्ट में जोड़ दिया गया और उसको अपने कंट्रोल में लाया। तो यहां पर रीजन बनते हैं कि रीजन क्या था मराठा के लॉस होने का। तो सबसे पहला था कि यूनिटी नहीं थी मराठा चीफ के बीच में। अगर मराठा के चीफ में यूनिटी बनी हुई रहती तो अंग्रेजों के लिए बहुत मुश्किल था मराठा एम्पायर को तोड़ना और उसको इतने बुरे हालात से निकालना। लेकिन यहां पर चीफ, आपको पता है जो इंटरनल इनकी टसल चल रही थी कि हु विल बिकम द नेक्स्ट पेशवा, दैट वाज द रीजन कि यहां पर क्या हो गया, इनकी वजह से यहां पर सब खत्म हो गया और एम्पायर का पूरा मराठा एम्पायर ही खत्म हो गया। लैक ऑफ गुड रिलेशन विद अदर इंडियन प्रिंसली एंड रूलिंग डायनेस्टीज, इनके देखो मराठास की सपोर्ट किसी को नहीं थी। इनको हमने देखा कि इन्होंने टीपू सुल्तान को हराने में मदद की, तो इनका ना पड़ोसी जो राज्य है उनके साथ भी अच्छी नहीं बनती थी, जिसका अब यूनिटी यहां पर सिर्फ विद इन नहीं थी बल्कि एक्सटर्नल जो आप देखो पड़ोसी नेबरिंग जो स्टेट्स थी उनके साथ भी इनकी जो रिलेशंस थे वो सही नहीं थे, जो एक रीजन बना इनकी हार का। ठीक है, एंड फेलियर टू अंडरस्टैंड द ब्रिटिश पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ। और ये लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाए कि ब्रिटिशर्स की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी क्या है और जो वो डिप्लोमेसी हमें दिखा रहे हैं उस डिप्लोमेसी का क्या रिजल्ट निकल कर आएगा। तो जब तक ये इस चीज को समझते तब तक देर हो चुकी थी और मराठा एम्पायर पूरा का पूरा जो है वो ब्रिटिशर्स के अंदर आ गया था।
तो ये था गाइज आपके जो मराठा एम्पायर था उसको किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिया। आई होप सो कि आपको ये वीडियो आज पसंद आया हो, आपने चीज़ें समझ ली हो। इसके बाद आपको एमसीक्यूज मिलेंगे और एमसीक्यूज में आपने आंसर्स करने हैं, जो हम लास्ट वीडियो भी मैंने आपको एमसीक्यूज वाली दी थी, सेम वैसा ही आपने करना है गाइस। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अब आपका हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जल्द ही, और आप पढ़ते रहिए, चीज़ें समझते रहिए, ठीक है। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट्स जो नंबर है उन पर हमें कॉल करके हमसे क्वेरी अपनी क्लियर कर सकते हैं। और गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक स्टे ट्यून्ड विद जेके एग्जाम क्रैकर फॉर मोर अपडेट्स। हाँ, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, एंड गाइस कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए गाइस अब आपको बाय बोल देते हैं, एंड सी यू टुमारो। हैव अ नाइस डे गाइस, थैंक यू सो मच।